So, welcome back with the new lesson, and I'm your teacher Ruksar Khan. So, today our topic is water resources, and this topic has been taken from your second unit geography, and your unit name is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. So, as you know, in the previous video, we had learned about land resources, conservation of land, and soil resources. So, today our topic is water, and then after we have learned about water conservation और कंजर्वेशन ऑफ वाटर. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज. सबसे पहले यहाँ पर है वाटर. वाटर इज़ अ वाइटल रीन्यूएबल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive ocean that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and supports a rich variety of plants and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occur as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain region. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in river and lakes, and as water vapor in the atmosphere. अब यहाँ पर ये बता रहा है कि वाटर जो कि बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स है इंसान के लिए, क्योंकि ये एसेंशियल है सारे प्लांट्स एनिमल्स के लिए एज वेल एज पर ह्यूमन पर्पस के लिए. तो यहाँ पर वाटर कंजम्पशन इन तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है. यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर 3/4 हिस्सा जो कि कवर है वाटर के साथ, आप ये कह सकते हैं. और उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो वाटर है यहाँ पर 2.7% है. यहाँ पर उसमें से भी जो 70% जो वाटर है आपका वो इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और ग्लेशियर के तौर पर है, जैसे कि आपके अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड्स और माउंटेन रीजन्स में है. यहाँ पर मसला ये है कि जो सैलाइन वाटर है यहाँ पर वो ना तो फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज वेल एज फॉर एनिमल कंजप्शन. तो इसलिए यहाँ पर बचा कितना 1%. तो 1% जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है जो कि हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एज वेल एज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर वो वाटर इन द फॉर्म ऑफ आ गया हमारा फ्रेश वाटर, जैसे हमारा ग्राउंड वाटर यहाँ पर जैसे सरफेस वाटर इन रिवर्स में आता है, जैसे लेक्स में आता है, और वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर में जो आता है वही हमारे कंजम्पशन के लिए ठीक है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remain constant. Its abundance only seem to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This is you already know is referred टू एज द वाटर साइकिल. सो यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट एक बात बता दूँ जो कि आप नर्सरी से सीखते आ रहे हैं या आप अपने प्रीवियस क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि जो वाटर रीन्यूएबल होने वाला एक सोर्स है. नेचर ने इसको ऐसे बनाया है कि यहाँ पर से जैसे आप मान लो कि आपका समंदर है, समुंदर में जब धूप पड़ेगी, जब सनलाइट की तरफ से क्या होगा, धूप पड़ेगी तो वहाँ से एवेपोरेशन होगी. एवेपोरेशन होने के बाद वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगी, और जब आपकी क्लाउड फॉर्मेशन मैच्योरेशन में चली जाएगी तो वहाँ पर कंडेंसेशन का पर्पस बनेगा, और कंडेंसेशन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपका प्रेसिपिटेशन होगी. सो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन वो पानी दोबारा से नीचे नदियों में आएगा, नालों में आएगा, दरियाओं में आएगा, वहाँ से फिर से वह समंदर में आ जाएगा. थ्रू द प्रोसेस ये निज़ाम चलता ही रहेगा. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वाटर साइकिल. तो यहाँ से आपको पता चला कि आखिरकार ये वाटर साइकिल होता गया है. ज़मीन से ही पानी, समुद्र से ही पानी ऊपर जाना, प्रेसिपिटेशन बनना, उसके बाद क्लाउड की मैचुरेशन होना और कंडेंसेशन बनना, उसके बाद आपका क्या होता है प्रेसिपिटेशन होना, यानी कि बारिश होना. यही जो बारिश का होना आपका क्या होता है वाटर साइकिल कहलाता है, और यही पानी को हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर एक और बात बताई है कि 1975 में कंजम्पशन ऑफ वाटर जो ह्यूमन यूज़ के लिए था वो 3,850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर था. लेकिन यहाँ पर हम अब बात करें 2000 की बात करें तो यहाँ पर 6,000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर यहाँ पर बताया गया है. ठीक है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका यहाँ पर. ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस of production, water for agriculture, industries generating electricity through reservoirs or dams, or the other usages. Increasing population, rising demand for food and cash crops, increasing urbanization and rising standard of living are the major factors leading to shortages in supply of water. Fresh water either due to drying up of water sources
और वाटर पोल्यूशन। यहाँ पर जैसे कि हम ये जानते हैं, जैसे कि सबको पानी की ज़रूरत है, ह्यूमन कंजप्शन में भी पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पर जैसे कि वो अपने नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियाँ चलती हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लान दिए जाते हैं, जैसे कुछ कैनल्स बनाना, कुछ रिजर्वियर्स बनाना, कुछ डैम बनाना, और उसके बाद कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से भी यहाँ पर पानी का यूज़ हो रहा है। और लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक्सेसिबल यूज़ है, और इस यूज़ को नज़र में रखते हुए जो वाटर की शॉर्टेज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आपके यूज़ के लिए एक एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज़ अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। जो अर्बन में रहने वाले, जो शहर में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, वो एक दिन का, एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन का 150 लीटर उसको ज़रूरत है ही है। ठीक है, ये यहाँ पर चार्ट बुक आपको दिया गया है, यहाँ पर आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इस चार्ट को यहाँ पर टोटल दिया गया है 150, ऊपर इसने ड्रिंकिंग का भी दिया है, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल और गार्डनिंग के बारे में बताया था। तो ये है आपका वाटर रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया। सो वेल, ये था आपका वाटर रिसोर्सेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज।